और दोस्तों स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान पटवारी का जो पेपर हुआ था 2021 में, आई मीन 23 और 24 अगस्त को 2 दिन पेपर हुए थे। 4 शिफ्ट हुई थी। 4 शिफ्ट में से जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे कंप्लीट हम देखेंगे। खुद आरएसएम एसएसबी बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन इस बार रिपीट हुए हैं, कई क्वेश्चन इस पेपर के अंदर भी। और आने वाले जितने भी पेपर है, जैसे वीडियो का पेपर अभी आ रहा है, या आगे जेईएन का पेपर होता है, या कृषि पर्यवेक्षक का पेपर होता है, वुमेन सुपरवाइजर का, किसी भी पेपर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन 70 to 80% रिपीट ही होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ मतलब जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे आपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी, तो पढ़ना तो ज़रूरी है, उसके बाद क्वेश्चन करना उतना ही ज़रूरी है, ताकि हमें वो पता चले हमारा लेवल क्या है। तो इसमें आप क्वेश्चन से आइडिया लगा पाएंगे कि आपका लेवल क्या है, आपको कितना समझ आया, और कुछ अगर रह गया तो कई चीज़ें हमारी क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जीके ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ लिया और जीके पूरी हो गई, तो इसलिए क्वेश्चन करने काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम आज फर्स्ट शिफ्ट 23 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके सारे जीके के क्वेश्चन करेंगे। कुछ एक करंट के क्वेश्चन है जो रिपीट होने के चांस नहीं है, तो हम स्टैटिक वाले देख रहे हैं। इसके अंदर सारा है, जैसे राजस्थान में भी राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, उसके साथ इंडिया जीके। तो मैं शुरू से राजस्थान से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सिर्फ आपको जैसे राजस्थान पढ़ने हैं तो राजस्थान के क्वेश्चन आएंगे 30, उसके बाद थोड़े से इंडिया के क्वेश्चन है। तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब टाइम नहीं लगाना। और एक और चीज़, अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक अगर आपको लगती है कि इसका आंसर सही नहीं है, वैसे तो मैं सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर कुछ भी आपको मिस्टेक लगती है आप सीधा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर हमें कुछ भी चेंज होगा या कुछ भी मिस्टेक लगी तो मैं भी कमेंट करके पिन कर दूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपका ही चैनल है, कुछ भी आपको लगता है प्लस माइनस तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 पढ़ लेते हैं हम हिंदी में कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान का गठन किया गया, तब राजप्रमुख किसे बनाया गया। अब आप यहाँ से जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो ये तो खैर आपने पढ़ा होगा कि 30 मार्च को किसे बनाया गया। तो सबसे पहली बात है कि राजस्थान का एकीकरण हमें देखना पड़ता है, तभी हमें आइडिया आता है। तो देखो एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में, आपको पता है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, एक, है ना। 18 मार्च पहला, यहाँ से मार्च, ठीक है, ये भी मार्च, उसके बाद अप्रैल, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, और फिर मई, 15 मई, है ना। तो देखो पहला हुआ था 18 मार्च को, उसके बाद 25 मार्च को, उसके बाद 18 अप्रैल को, उसके बाद 30 मार्च को। तो जब चौथी बार हुआ था ना, चौथी बार एकीकरण हुआ था, कब हुआ था, 30 मार्च को। तो उस टाइम जयपुर को राजधानी बनाया गया था, और जब जो भी राजा होते थे वहाँ के उन्हें राजप्रमुख बना देते थे। तो इसलिए उस टाइम मानसिंह थे, तो यहाँ राजप्रमुख बनाए गए थे मानसिंह जी। ठीक है, तो आपको जैसे ही एक ऐसे क्वेश्चन मिले तो सीधे के सीधे पूरा एकीकरण को रिवाइज कर लो एक बार। और याद रखो 30 मार्च को क्या होता है, हमारा राजस्थान दिवस होता है। सवाई मानसिंह जी थे, उन्हें राजप्रमुख बनाया गया था। और ये जो राजप्रमुख का पद है ना दोस्तों, ये कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को ये राजप्रमुख का पद हटा दिया गया था और पद लगाया गया था राज्यपाल। और पहले राज्यपाल कौन बने थे, याद करो, गुरुमुख निहाल सिंह, माननीय गुरुमुख निहाल सिंह जो थे प्रथम राज्यपाल बने थे। तो इतना इससे याद हो गया, हमारे ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हो गए इसके साथ साथ। अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। पहला कथन क्या है, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ये एकदम सही है दोस्तों। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकारी आदमी है, कल को आप सरकारी अफसर बन जाओगे, है ना, सरकारी अधिकारी बन जाओगे, तो आप कोई कुछ और धंधा कर सकते हो अपने नाम पे, मतलब बिजनेस कर सकते हो, नहीं तो प्रॉफिट वाला काम नहीं कर सकते। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है होना चाहिए। तो देखो ये सेकंड वाला लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये बात सही है, ये बात सही है, नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मतलब पहला सही है, दूसरा सही है। अब पूछा कौन सा है, उपयुक्त में से कौन से सही है, यानी कि पहला दूसरा। तो इसका देखो पहला दूसरा सी में दे रखा है, सी पार्ट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहला और दूसरा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा मिल नहीं रहा है, अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मीनाकारी जयपुर में, सही है सर। अजरक प्रिंट सांगानेर में, ना ना ना, ये सांगानेर में नहीं होता। अजरक प्रिंट होता है बाड़मेर में। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट याद रखना, बाड़मेर में मिलते हैं। ठीक है, एक दाबू प्रिंट होता है, वो अकोला चित्तौड़गढ़ में मिलता है, करते हैं। और टेराकोटा, टेराकोटा मोलेला राजसमंद में। मोलेला कहाँ पर है, राजसमंद गांव है, राजसमंद के अंदर, राजसमंद जो अपना स्टेट है, मैं सॉरी, राजसमंद जो अपना जिला है उसके अंदर है। ठीक है, राजस्थान ही अपना स्टेट हो। टेराकोटा जो शिल्प है वो मोलेला गांव राजसमंद के अंदर
होता है, ये भी सही है। तीसरा सही है सर, ए भी सही है। थेवा कला प्रतापगढ़ में सोनी परिवार करता है, और थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ में सोनी परिवार को में नाथूराम सोनी जो है उनको अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। तो मतलब इसमें डी भी सही है, तो गलत कौन सा है? बी। ये याद रखना, अजरक प्रिंट बाड़मेर में होता है। अब ये पहले भी पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है खुद यहाँ पे, पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये। ठीक है, तो ये चारों याद हो गए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे आ जाओ। अब ये पूछ रहा है ये जितने किले हैं, अब बताओ। देखो भटनेर देखो हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बी छोड़ते हैं। सी देखो ओसिया जोधपुर में है, सब बिल्कुल सही है। कैला देवी का मंदिर करौली में है, बिल्कुल सही है, ये तीनों सही है। गलत पूछ रहा है तो ये मैनाल, आपको पता ही है मैनाल थोड़ी है अजमेर में, ये क्लोज हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो गया। आगे आ जाओ। अब देखो इसको पढ़ते हैं। सन 1903 में किसने अपने जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो 1903 में एक चौरी कर, पहले क्या ठिकानेदार होते थे, ठीक है, चौरी कर लगाया जाता था कि जब भी कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उसे ठिकानेदार को 5 रुपये या 10 रुपये, वो जो भी उस टाइम कीमत लगाई जाती थी, वो देने पड़ते थे। तो उस टाइम राव कृष्ण सिंह थे, उसने चौरी कर लगाया, राव कृष्ण सिंह, ये सही आंसर होगा। तो किसानों ने क्या किया था ना, उस टाइम 2 साल तक अपनी पुत्रियों का विवाह ही नहीं किया, 2 साल तक उन्होंने शादी नहीं की, तो इसलिए उनको चौरी कर हटाना भी पड़ा था। एक्चुअली में ये बात है बिजोलिया किसान आंदोलन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया किसान आंदोलन आपने पढ़ा भी होगा, 44 साल तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख जो थे वो थे विजय सिंह पथिक, इनका बहुत बार पूछा गया है, विजय सिंह पथिक। ठीक है, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछते हैं तो वो है भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह, और वो थे गुठावल गांव बुलंदशहर यूपी से। तो इतनी बातें आप याद रख लेना इससे, है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ही ना लगे, और जितने फैक्ट रिवीजन है मोस्टली वो रिवाइज हो जाए बस, इसलिए। अब चित्तौड़गढ़ का अगला क्वेश्चन में बात कर, देखो तो पिछले का आंसर क्या हो गया? ए हो गया, राव किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह इसका आंसर हो गया करेक्ट। आगे आ जाओ। अब इसमें देखते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए, पढ़ते हैं सब। विजय स्तंभ के बारे में क्या बताया? यह महाराणा कुंभा ने बनाया है, बिल्कुल सही बात है। इसकी 11 मंजिला है, नहीं सर इसकी 11 नहीं है, 9 ही मंजिला इमारत है। इसमें जैता की मूर्ति है, उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है सर। क्या पूछा है? सही तथ्य है, मतलब पहला और तीसरा, मतलब ये सर डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है इसके अंदर। तो कौन सा? डी वाला, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार अब विजय स्तंभ जैसे ही बात करते हैं, विजय स्तंभ पूरा रिवाइज कर मारा करो सर। 9 मंजिला इमारत है, ठीक है सर, ये विषय विष्णु ध्वज भी कहते हैं, ठीक है। और बताओ विजय स्तंभ के बारे में। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। 1437 में युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था किसके बीच में? महाराणा कुंभा के बीच में, महाराणा कुंभा के बीच में, और महमूद खिलजी थे मालवा से, उनके बीच में। तो उनको हरा दिया था अपन ने, कुंभा साहब ने हरा दिया था उनको, हम ही जीते थे उसके अंदर। तो इसलिए उन्होंने उस विजय के उत्सव में विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इसको ना हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी बोलते हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी ये विजय स्तंभ भी है हमारा। और 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, जो राजस्थान की पहली इमारत है जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था, वो भी विजय स्तंभ भी है। ठीक है, और एक और है यहाँ पे, ध्यान रखना, एक और है यहाँ पे जो कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ हो रहे हैं यहाँ पे, जैन कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। ये भगेरवाल जैन जीजा शाह ने बनवाया था इसे। ठीक है, ये भी याद रखना। ये 7 मंजिला इमारत है, ये 7 मंजिला इमारत है। बस इससे हो गए, इतने काफ़ी फैक्ट है। फिर आप कहोगे कि अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। तो उसमें पिछले में करेक्ट आंसर पता चल गया ना, पहला और तीसरा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये देखो निम्नलिखित में से राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? अब मैं आपको ये मैप से क्लियर करा देता हूँ। ये देखो झालावाड़ बूंदी टोक, आप खुद ही देख लो। झालावाड़ बूंदी टोक में, ये झालावाड़ है, ये बूंदी है, ये टोक है। बूंदी टोक तो पास है, झालावाड़ तो इनके पास है ही नहीं। संलग्न मतलब तीनों आसपास पूछे हैं, तो सर पहला तो गलत हो गया। अगला क्या है? सिरोही पाली जालोर। सर ये जालोर है, ये सिरोही है, ये पाली है। सर ये तो तीनों पास है, ये एकदम सही है। चलो और भी चेक कर लो। चूरू झुंझुनू जयपुर, चूरू झुंझुनू जयपुर, सर बीच में तो सीकर आ गया, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही सिरोही बाड़मेर जैसलमेर, सिरोही सर सही है, बाड़मेर जैसलमेर आसपास है, पर सिरोही तो बहुत दूर है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी इसका सही उत्तर हो गया। आपको जब भी राजस्थान का कोई भी एग्जाम दो, तो भैया राजस्थान का मैप आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो एक काम करना, अगर किसी को नहीं भी होता याद, तो 10 मैप ले आना, 20 ले आना, 20। ठीक है, और दिन में लगातार भर देना इनको, 20 दिन, ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे। ठीक है, बस यही बात थी। आगे आ जाओ। तो पिछले का आंसर पता चल गया, वहाँ मैंने बता दिया। ये देखो किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, तो बताओ पंचायती अपने जब आर्टिकल है, अपना जो संविधान है, उसके अंदर जो भाग 9 है, भाग 9 के अंदर पंचायत है, और उसके आर्टिकल कौन से हैं? 243 ए से लेके 243 ओ तक 16 आर्टिकल है ना।
16 अनुच्छेद है, 16 अनुच्छेद है, तो बस ये 243 जो है इसी के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यही याद रखना है आपको। अगर आपसे यही पूछ ले कि 9A पार्ट जो भाग 9A है उसके अंदर क्या है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, सब नगर पालिका है। कौन सी है? नगर पालिका है ना, नगर पालिका है, कोई टेंशन नहीं है। और नगर पालिका हो गई 9A में। और एक और चीज़ याद रखना कि जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था? 73rd संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायतों को ऐड किया था, और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका को ऐड किया था। ठीक है। और एक और बात कि पंचायती राज दिवस क्या होता है, जल्दी से बता दो। 24 अप्रैल। ठीक है, ये आपको पता ही है। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आगे आ जाओ, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस वाले का बी आ जाएगा। अब देखो, फेमस संत ऑफ मेडिवल मेवात, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? राजस्थान से हमें पता है कि मेवात हम बोलते हैं अलवर वाले इलाके को और भरतपुर वाले इलाके को। और ये जो हमारे लालदास जी थे, संत लालदास, ये थे अलवर से। अलवर के गांव धौलीदूह में इनका जन्म हुआ था, है ना। और भरतपुर के नगला जहाज में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, लालदास जी की। और ये मेवात से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, लालदास जी। और भी याद कर लो, यहाँ से याद कर लिया करो सारे। देखो, चरणदास जी के बारे में बात कर लो। चरणदास जी ये वही थे जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, चरणदास जी ने। इनकी दो शिष्या थी, एक सहजाबाई थी, एक दयाबाई थी। एक सहजाबाई थी, एक दयाबाई थी। सहजाबाई ने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश, सहज प्रकाश। और जो पूछा गया था आर्य अस्परी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के यहीं से आते हैं। तो चरणदास जी की बात हो गई। ऐसे ही हरिराम दास जी है, हरिराम दास जी रिलेटेड राम स्नेही पंथ से। कौन सा? राम स्नेही पंथ से। अब ये राम स्नेही जो पंथ है, इसकी चार चार मुख्य पीठ है, चार मुख्य पीठ है। उसके अंदर ही एक है हरिराम दास जी, उससे रिलेटेड है। अब ऐसे ही सुंदरदास जी को देख लो, ये नागा साखा के संस्थापक थे सुंदरदास जी। ठीक है, ये याद रखना आपको। आगे आ जाओ, चलो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया, लालदास जी। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखते हो, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले अधिकतम जनजाति संख्या वाले हैं? तो अधिकतम जनजाति आपको पता, इन ऑप्शन में देखो, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो ऑफ कोर्स उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उदयपुर, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। अब ये देखो, मनरेगा हम देखते हैं गाँव में चलता है जो मनरेगा, यानी कि मनरेगा जो बोलते हैं ना कि भाई मनरेगा में नौकरी लग रहे हैं, 100 दिन का रोजगार का अधिनियम है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, हिंदी में बोले तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब ये कहते हैं इसका कार्य कौन करवाता है? तो आपको पता है ये ग्राम पंचायत ही होती है जो इसका काम करवाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत वाले ही करवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ग्राम पंचायत। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 132 में आ जाओ। अब इन्होंने राजस्थान के कुछ युद्ध दिए हैं और उनका पूछा है कि ये टाइमिंग के हिसाब से, भाई ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, उस हिसाब से सेट करना है। तो चलो पहले से सेट करते हैं। तो आप खानवा का युद्ध देखो, पहला खानवा का युद्ध है। अब आप याद करो कब हुआ होगा। सर खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। कोई टेंशन नहीं है, 17 मार्च 1527 को। ठीक है। उसके बाद भटनेर का युद्ध, सर ये तो 1398 में हुआ था। चलो बता भी देते किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा, बताओ, सांगा के बीच, और बाबर आया था उस टाइम, उसके साथ हुआ था। हाँ, अगर उसमें हम जीत जाते, क्योंकि बाबर के पास तोप वगैरह थी ना, इसलिए अपन हार गए। उसमें जीत जाते तो अपन गद्दी पे बैठ जाते, दिल्ली वाली पे। चलो सेकंड, ये भटनेर का युद्ध हो गया। ठीक है, ये हुआ था दूलीचंद और तैमूर के बीच, तैमूर जीत गया था इसमें। अब ये देखो, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच, क्योंकि मालदेव ने बीकानेर के शासक थे, उनकी हत्या कर दी थी, है ना। तो उसके बेटे थे कल्याणमल और भीम, वो चले गए शेरशाह सूरी के पास, इसलिए ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। क्योंकि 1541 में मालदेव ने बीकानेर के शासक की हत्या कर दी थी, तो 1544 में ये हुआ। शेरशाह सूरी जीत गया था, बड़ी मुश्किलों से जीता था, छल कपट के साथ। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, मालदेव के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही तगड़े राजा थे ये भी अपने टाइम के, है ना। बहुत इन्होंने परगने बढ़ा लिए थे अपने। ऐसे ही अब हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो आपको पता ही है सर, 1576। 18 जून और 21 जून, दो डेट है इसकी। 18 जून तो हम करके आते हैं और 21 जून अकॉर्डिंग टू सर गोपीनाथ के हिसाब से। तो अब इसमें देखो टाइम के हिसाब से, सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 1398 वाला। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर। उसके बाद सर 1527 1 नंबर। उसके बाद 3 नंबर। उसके बाद 4, तो 2 1 3 4 देख लो किसमें, बी वाले में। 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 बी वाले में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बी वाला। उसके बाद आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इस नहीं, यहाँ जाओ। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हल्दी घाटी का युद्ध, है ना।
ये हमारे राजस्थान में मतलब कितना गौरवान्वित करता है ये चीज़ें हमें, कि गर्व होता है कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ से सर महाराणा प्रताप थे, इतने बड़े बड़े योद्धा हुए और उन्होंने हमारे लिए कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े। तो हमें हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कि जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारा काम ये है कि पढ़ना और इधर उधर की बकवास नहीं करना, अब जो हमें काम दिया गया है वही कंप्लीट करना, ये वाली चीज़ है। तो देख लो अब हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन थे। राम सिंह तंवर ये थे, राम शाह थे ग्वालियर वाले, जाला बींदा जिन्होंने राज चिन्ह धारण किए थे, रावत कृष्णदास चूड़ावत ये भी थे। जो आपको पता होगा जो चूड़ावत सरदार होते थे बाद में भी वो हरावल भाग का नेतृत्व करते थे। हरावल मतलब जो सेना जाती थी उसके जो सबसे आगे रहते थे चूड़ावत सरदार रहते थे, और ये बड़ी गर्व की बात थी उनके लिए। उसके बाद माधो सिंह कछवा ये नहीं थे, ये जैसे आपको पता ही है कि उसमें मान सिंह तो अपोजिट से आया था, है ना, तो ये नहीं थे जयपुर वाले। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा इनकी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये वाला, एक मिनट, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। अब यहाँ देखो तेजा जी के जन्म स्थान का नाम है, तेजा जी आपको पता ही खड़नाल नागौर, खड़नाल नागौर, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, खड़नाल नागौर। और भी देख लो। अब आसिंद से कौन है, आसिंद से कौन है, तो आसिंद भीलवाड़ा से अपने देवनारायण जी है, देवनारायण जी। ठीक है, और कोलूमंड से, कोलूमंड धोल कोलूमंड से है बाबूजी, बाबूजी राठौड़। ठीक है, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। उसके बाद ददरेवा चूरू से, ददरेवा चूरू से है अपने गोगा जी, है ना। आपको याद रखने हैं पंचपीर तो और संत संप्रदाय। तो एक बार जयकारा भी लगा देते हैं, सारे पंचपीरों की जय, गोगा जी महाराज की जय, बाबू जी महाराज की भी जय, और तेजा जी महाराज की भी जय, है ना। और देवनारायण जी महाराज की भी जय। वो गुजरों के आराध्य देव बोलते हैं देवनारायण जी को। और इनका ना देवनारायण जी का देवमाली ब्यावर में इनका देहांत हुआ था, देवमाली ब्यावर में। और पता है देवमाली एक गांव है ये ब्यावर में, यहाँ पे अब भी लोग हैं ना वो पक्के मकानों में नहीं रहते, सीमेंट के में कच्चे मकानों में ही रहते हैं। ये रियलिटी है, सच में है। अभी भी आपको मौका लगे कभी जो जाना भी देखना भी, ये सही बात है। अब देखो फूलडोल उत्सव, ये फूलडोल उत्सव जो है शाहपुरा में मनाया जाता है होली के दूसरे दिन, और ये राम स्नेही पंथ से रिलेटेड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन भत्तों से रिलेटेड है। तो आपको याद होगा कि आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 रिलेटेड है कि गवर्नर जो है, गवर्नर वो सीएम को नियुक्ति करता है, मतलब राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, किसकी, सीएम की। और भी जितने मंत्री हैं ना उनको भी नियुक्त करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164। आगे आ जाओ। उसके बाद आप आ जाओ कि अब देखो ये विधानसभा में अपनी 200 सीट है। अब ये पूछ रहा है इसमें एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। तो इसमें एससी एसटी की याद रखनी है, एससी की 34 है, एसटी की 25 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला ए। और एक बात बताऊं अब आपको, ये राजस्थान पटवार का जो पिछला पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर उसमें पूछा हुआ है, डायरेक्ट ऐसे नहीं, उसमें 4 ऑप्शन थे। तो उसमें चौथे में दिया था कि एससी एसटी की सीटें कितनी हैं। और पता है उसमें ये क्या पूछा था, उसमें पूछी थी कि जैसे देखो विधानसभा में 200 है हमारे, ठीक, लोकसभा की कितनी है, 25 है। विधानसभा में सर 200 है, लोकसभा की 25 है, राज्यसभा की 10 है। तो उसमें शायद इसकी पूछी थी कि लोकसभा में एससी एसटी कितने हैं, इस तरीके से। तो हमें उससे आइडिया लगाना था कि भाई इसमें से भी पूछ सकते हैं 200 में से भी, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक, आगे आ जाओ। सब्जेक्ट ऑफ मुंडियार, मतलब मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, तो मुंडियारी ख्यात का आपको पता है ये मारवाड़ के राठौड़। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। उसके बाद राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान सूचना आयोग, आपको पता ही है सर ये है 18 अप्रैल 2006। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, अप्रैल 2006। और ये भी याद रखना इसके जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे कौन थे, सर एम डी कोरानी, श्री एम डी कोरानी, श्री एम डी कोरानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे राजस्थान के। उसके बाद ये सारा राजस्थान का आपका आ गया। अगले क्वेश्चन में राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण आपको याद होगा, फिर से एक बार लिख लेते हैं, मैंने तब भी आपको डेट लिखाई थी, कैसे याद करना है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, एक और आएगा ना नीचे, एक आएगा पर जगह नहीं है। तो 18 के बाद मार्च, ठीक है 18 मार्च, उसके बाद फिर से मार्च, उसके बाद अप्रैल, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, यहाँ आएगा मई। ठीक है, तो देखो ये हो गया पहला, ये दूसरा, उसके बाद 15 मई, उसके बाद 26 ये वाला जनवरी है। और ये और बताऊँ तो ये 1948 है, ये भी 48, 1948, ये भी 48 है, ये 2 49 है,
एक 50 है, लास्ट वाला 56 है। अब मुझे 4 देखने। देखो पहला 18 मार्च को है तो पहला पूछा भी नहीं है। सेकंड स्टेज पूछा है 25 मार्च, मतलब ए पॉइंट सही है। थर्ड वाला 18 अप्रैल है सर, तो थर्ड वाला इसने 25 मार्च दिया है, मतलब बी गलत है। फोर्थ स्टेज है 30 मार्च, ये फोर्थ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ठीक है सर, सी सही है, सी सही है। और पाँचवा पूछा है 15 मई, तो पाँचवा 15 मई सही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, तो अब बस मैं याद करने के लिए ऐसे बना दिया आपको। थोड़ा सा यार हैंड रिटन में दिक्कत भी हो रही है, पर आप टेंशन मत लो, अभी थोड़े दिन में इसकी भी प्रॉब्लम सही कर देंगे, अगली वीडियो में या उससे अगली में, या फिर, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हो आप कि पद्मश्री, देखो जितने भी पद्मश्री अगर मिलते हैं रिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन सिंह शेखावत का है ना, लाखा खान है, उनके बाद श्याम सुंदर पालीवाल है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों को पद्मश्री मिला था या नहीं मिला था। तो पहली बात तो ये कि हाँ इनको मिला था। अब उसमें भी आगे एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि अर्जुन साहब जो थे ना, अर्जुन सिंह शेखावत, इनको मिला था शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशन के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। श्याम लाखा खान जी जो थे, इन्होंने लोक संगीत के अंदर, लोक गायक है ये, सिंधी सारंगी बजाते हैं, ठीक है, सिंधी सारंगी बजाते हैं ये, सिंधी सारंगी लोक गायक है। पूछ सकते हैं क्या है, तो लोक गायक है। ये राजस्थानी लोक संगीत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई लाखा खान जी ने। आगे आ जाओ, श्याम सुंदर पालीवाल, ये राजस्थान में राजसमंद के रहने वाले हैं। राजसमंद के पिपलांतरी गांव में पहले सरपंच भी थे, राजसमंद के पिपलांतरी गांव में। इन्होंने एक नई स्कीम चलाई थी। तो इन्होंने क्या किया था, एक बेटी के जन्म पर, अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो उसके 111 पौधे लगाएंगे गाँव में। ये अब भी लगाते हैं भाई, ठीक है। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे राजस्थान में भी अगर आधे से ज़्यादा लोग हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए, है ना। बट हाँ ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हमें चीज़ें पता है, तो हमें भी ऐसा ही बनना है। क्योंकि पद्मश्री वगैरह कोई सोचता नहीं है जन्म से कि मेरे को पद्मश्री लेना है इसलिए मैं ये सारे काम करूँगा, ये तो सब दिल से ही निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। आने वाले टाइम में जब अपना भी टाइम आएगा, आपको भी पूरा अपना 100% देना है। सोसाइटी में जितना देंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, प्रदेश में होगा तो देश में होगा, बस यही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आएगा GK व्यास जी को किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये करंट का था, है ना। उसके बाद देखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी आपको पता ही है, नसीराबाद है ना, नसीराबाद में, फिर नीमच में, उसके बाद देवली टोंक में, उसके बाद एरिनपुरा पाली में, यहाँ यहाँ क्रांति मतलब कारी जो घटनाएं हुई थी। उसके बाद खैरवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, ये 6 तो ठिकाने थे अपने छावनी के। नसीराबाद जहाँ से शुरुआत हुई थी, पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो नारा था वो एरिनपुरा पाली में दिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे आ जाओ, रामनाथ चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो 145 के अंदर ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर आएगा अलगोजा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है जी। अलगोजा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ए अलगोजा। आगे आ जाओ, आगे देखो, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो सूर्यमल मिश्रण जी को आपने सुना ही होगा कि बूंदी के इतिहास के बारे में वर्णन किया है, पहला सही है। बहादुरी की भावना का उदय होता है कविता से, एकदम सही है। मेवाड़ के निवासी थे, नहीं साहब ये बूंदी से थे। और वंश भास्कर बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत पूछा है उसने, ठीक, ये ध्यान रखना। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इनके बारे में ध्यान रखना। गुलाबो सपेरा हमारे यहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना थी, ठीक है, ये नृत्यांगना थी। और गुलाबो सपेरा ये कालबेलिया जनजाति से रिलेटेड थी, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का है। तो कालबेलिया जनजाति ऐसे करके आया था, घुमंतु जनजाति होती है, उससे रिलेटेड थी ये। उन इस परिवार में इनका जन्म हुआ था, कालबेलिया समुदाय में। पता है इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और आपने सुना होगा ये ना बिग बॉस 5 में भी आई थी, पता है आपको? बिग बॉस 5 जो था सीजन, उसके अंदर भी आ चुकी है। तो हमें पूछा है क्या थी, तो ये लोक नृत्य नृत्य से रिलेटेड है। तो 147 में ये बी आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर बी हो जाएगा इसका, ठीक। आगे आ जाते हैं कि यदि RPSC का अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो किसे देगा? तो इसमें देख यार, ये कन्फ्यूजिंग है बड़ा क्वेश्चन, आप इसलिए याद करना इसको कि जो गवर्नर साहब होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। और जब ये इस्तीफा देते हैं RPSC के चेयरमैन या सदस्य, तो किसी को देते हैं, गवर्नर को। बट जब बात आती है कि हमें RPSC के चेयरमैन को हटाना है, तो वो सारा काम प्रेसिडेंट का है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे पूछे कि RPSC के चेयरमैन को हटाना है तो वो प्रेसिडेंट का काम है, गवर्नर सिफारिश कर सकता है। बट अगर वो खुद इस्तीफा देगा तो वो गवर्नर को दे देगा, और अपॉइंट करेगा तो गवर्नर करेगा। हटाने की बात आएगी तो प्रेसिडेंट आएगा, है ना, कोई भी स्टेट PSC हो। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाओ, अभिनव भट्टाचार्य, तो आपको पता ही है अभिनव भट्टाचार्य किसको कहते हैं, अरे हमारे महाराणा कुंभा जी, है ना, कुंभा जी। ये देखो 20 का करेक्ट आ जाएगा। हिंदू सुल्तान इनको बोलते थे, है ना, नरों में श्रेष्ठ, छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत, काफ़ी इनके नाम थे, है ना। इन्होंने मतलब इतने दुर्ग बनवाए, किले बनवाए उस तरीके से। तो अब देखो अरावली पर्वतमाला, अब अरावली में तो आपको ये तो याद ही है कि चोटियाँ कैसी, सबसे ऊंची गुरु शिखर कहाँ पे है, सिरोही में। गुरु शिखर के बाद शेर, ठीक है, ये लगभग 1722 के आसपास है गुरु शिखर जो है। उसके बाद ये 1722 इसके आसपास है। गुरु शिखर के बाद शेर है, ये भी सिरोही में है, 1597 के आसपास है। और आगे दिलवाड़ा आएगी, दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है, गुरु से दिल मिलाकर ऐसे ट्रिक होती है ना इसकी। तो ये 1597 की है। ये है 1442 के आसपास, हाइट है इनकी ये। और उसके बाद जरगा आएगी, ठीक है। तो आप देख ले कि सबसे पहले गुरु शिखर यानी कि सबसे ज़्यादा डी है, उसके थोड़ा सा छोटा आएगी बी, उसके बाद थोड़ा सा छोटा शेर आएगी, नहीं एक मिनट, हाँ दिलवाड़ा आएगी तो सी, और उसके बाद जो बच गया ए। बट इसने पूछा है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। तो ए सी बी डी कहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मान लो आपको डी बी सी दिया और आप उसी को ही क्लिक कराए तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बढ़ते क्रम में पूछा है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो कालीबंगा अब मैच करना है आपको, कालीबंगा कहाँ पे है बताओ। अरे सर ये कालीबंगा ए है, तो इसमें ये हमारे कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो इसका सेकंड मैच हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो, सर ये मोहनजोदड़ो तो सिंध पाकिस्तान में, तो बी में 4 आ गया। ठीक है, हड़प्पा बता दो कहाँ पर है, सर ये हड़प्पा तो पंजाब में है, तो 1 आ गया। सूरताकोड़ा ये तो गुजरात में है, तो 3 आ गया, यानी कि 2 4 1 3। चलो देखते हैं 2 4 1 3 है क्या, हाँ तो ए में ही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 2 4 1 3 आ गया, कोई टेंशन नहीं है। आगे आ जाओ, अभी आपको राजवंशों का सही काल अनुक्रम बताना है ना, मतलब काल के अनुसार इनका अनुक्रम बताना है आपको, कैसे क्रम क्या था। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि पहले नंदाज आए थे, ठीक है, उनके बाद मौर्यज आए थे, है ना, नंदा मौर्य के बाद कुषाण, तो यही आ जाएगा इसमें, 20 का करेक्ट आंसर आएगा, नंदा मौर्य कुषाण और गुप्त। नेक्स्ट आ जाओ, इक्ता सिस्टम को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया, तो ये इसमें आएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने दिया था। ठीक है, 11th का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन नेशनल आर्मी, ये तो भैया अंग्रेजों को सेट करने के लिए इसका गठन किया था। पूछ रहा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब इन घटनाओं का सही क्रम, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनके ईयर याद कर लेंगे। देखो बंगाल विभाजन सर 1905, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार सर 1919, कोई टेंशन नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, साइमन रिपोर्ट सर 1929। अरेंज कर लो सही क्रम में। देखो पहले नंबर पे तो बंगाल विभाजन आ जाएगा, ठीक है, तो ये पहले नंबर पे। उसके बाद 1919 यानी कि जलियांवाला बाग सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 1929 यानी कि चौथा वाला, और फिर तीसरा वाला, यानी कि 1 2 4 दिन देखो किस में, पहले वाले में, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बांग्लादेश वाज लिबरेटेड ऑन, यानी कि स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1971, तो आपको याद है, अब से याद रख लेना कि 16 दिसंबर 1971 को। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 15th में, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में, देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, आपको याद होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, जो लोकसभा की निर्वाचन संख्या है वो कौन से अमेंडमेंट में बढ़ाई गई थी, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट हमें पता नहीं चल रहा है, हम क्योंकि हम मोस्टली याद नहीं करते, ये 31st अमेंडमेंट में की गई थी, बी इसका करेक्ट आंसर है। पर और वाले भी देख लेना, जैसे 44th अमेंडमेंट जो है, 44th संविधान संशोधन जो है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी, पता है आपको, राइट टू प्रॉपर्टी इसमें हटा दिया गया था, किस में से, फंडामेंटल राइट में से, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था फंडामेंटल राइट में से, और ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। ऐसे ही जो 42 अमेंडमेंट है आपको पता ही है, इसमें बहुत सारे जोड़े गए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको।
आगे चलते हैं। अब ये राष्ट्रपतियों का सही क्रम पूछ रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। देखो, जब हमारे प्रेसिडेंट थे तो कुछ एक वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद, तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे राधा कृष्ण जी। कौन थे? राधा कृष्ण जी। और जब राधा कृष्ण बने थे इनके बाद, राधा कृष्ण जी बने थे इनके बाद, तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब। और उसके बाद जाकिर हुसैन साहब यहाँ पे आ गए थे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और लास्ट पे बने थे नीलम संजीव रेड्डी, है ना, मतलब इन सब के बाद में। तो अगर क्रम पूछा जाए ना, तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बाद राधा कृष्ण जी, उनके बाद थर्ड पे ये जाकिर हुसैन साहब, और उनके बाद संजीव रेड्डी जी। मतलब टर्म पूछा जाए तो सबसे पहले तो 2 1 4 3 में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखो यार, ये कथन देते हैं फिर तर्क पूछते हैं। अब देखो कथन क्या है, भारत में प्रजा अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, हम चुनते हैं, एमएलए हम बनाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे विधानसभा के चुनाव में हम वोट देते हैं, उसके अलावा लोकसभा के चुनाव में हम वोट देते हैं, और वहाँ से फिर वो एमएलए वगैरह वोट दे के अगर राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो देते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा योगदान है पूरा। और तर्क क्या है, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है, तो एकदम सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका सही कारण बता रहा है, तो इसलिए दोनों सही है और तर्क भी सही है, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ये सही हो जाएगा। अब देखो, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, बट पहले, तो पहले हमें याद होंगे कि अरविंद पनगड़िया साहब थे। ठीक है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो कि यहाँ से पढ़ लो, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो मेरी बात सुनना कि ये जो अमेंडमेंट थे या संविधान संशोधन है, ये वाले नए हैं। ये देखो, ये तो जीएसटी वाला है 101, तो उसके बाद 102 आप याद कर लेना, 103, 104, 105। तो ये जो 104 है ना, ये तो है अमेंडमेंट जो हुआ है, जो मतलब आंसर है, जो ये SC ST का 10 साल के लिए बढ़ाया है ना, ये इसी के अंदर बढ़ाया है। ठीक, SC ST का जो 10 साल के लिए बढ़ाया है, तो ये तो है इसका आंसर 104 ए। तो उसके बाद आप देख लो 102 क्या है, सुन लो फिर याद रहेगा। इसमें जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, संवैधानिक दर्जा। 103 वाला वो है जिसके अंदर 10% दिया था ना EWS को, 10% आरक्षण, ये वो है EWS का। 104 मैंने बता ही दिया कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST बढ़ा दिया गया है। ठीक, और 105 जो बचा आपका, 105 है आपका कि जो स्टेट है, अब उनके पास पावर है OBC की लिस्ट बनाने की, कि OBC में की लिस्ट में वो कौन सी जाति को ऐड करेंगे, कौन सी को नहीं करेंगे। तो अब इससे ना हम जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन चारों को देख लेते हैं, तो उससे में आइडिया आ जाता है। ठीक है, और पटवार के पेपर में भी शिफ्ट की वाइज में ना, अब जैसे इस शिफ्ट में ये आंसर है, अगली में ये पूछ लिया, अगली में ये पूछ लिया, अगली में ये पूछ लिया, तो इस वाले में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना और आप सारे याद रखना ये। अब देखो, भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो देखो, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो यूपी बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आगे आ जाओ, पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है वेस्टर्न घाट में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ये पाल घाट, बी। ठीक है, पाल घाट जो है सबसे चौड़ा बनाता है। उसके बाद ये मैच कर लो, ये अपनी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी PSU है सरकारी, तो देखो भेल जो है, इसकी खुद की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो इलेक्ट्रिक्स पहले में तीसरा आ जाएगा। बी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसके अंदर आ जाएगा चौथा। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील की जो कंपनी है, तो इसमें पहला आ जाएगा। और डी है HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, तो इसमें केमिकल आ जाएगा। मतलब 3 4 1 2 आएगा, मैच कर लो 3 4 1 2, पहले में है ना, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले वाला। ये लो साहब, आगे आ जाओ। अब देखो, भाखड़ा नागल, हीराकुंड एंड कोसी प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड ऑन द रिवर रस। अब कौन कौन सी पे है? देखो, भाखड़ा नागल आपको पता ही है सर, भाखड़ा नागल तो सतलज पे है, कोई टेंशन नहीं है ना, सतलज पे है, तो पहले में तो आएगा सतलज। ये मतलब ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, पहला गया, डी गया। अब अगला क्या है? हीराकुंड। अब हीराकुंड आपको पता ही है उड़ीसा में महानदी पर है, कौन सी नदी है? महानदी। तो सर पहले में सतलज, दूसरे में महानदी, तो ये भी कोई टेंशन नहीं है सर, अब भी सही है ये, अब भी ये सही है। अब तीसरा पूछ रहा है कोसी परियोजना, तो वो तो कोसी पर ही है, तो बी इसका सेट हो रहा है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म वाज यूज फर्स्ट इन इंडिया, तो इसको याद रखना, ये पहली बार यूज हुई थी 1976 में।
ठीक है। तो दोस्तों देखो, अभी तक आपने ये जो वीडियो देखी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। सारे वीडियो जो भी होंगे पढ़ाई से रिलेटेड वो ऐसे ही मिलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है, अगर आपने जैसे ये वीडियो एक बार देख ली तो जो आपको आते हैं वो आपको याद हो गए होंगे और नए वाले आपको सीखने को मिले होंगे। तो अब आप क्या करना, एक बार देखने के बाद ना एक बार 1.25 की स्पीड में या 1.5 की में इसी वीडियो को फिर से देख लेना, है ना, जब भी आपका पेपर हो उससे पहले, तो आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। बार बार वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्लेलिस्ट बना के इसको सेव कर लो, एक बार और सुन लेना, तो आपको एकदम कंप्लीट याद हो जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। आगे आ जाओ। अब आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही है सर, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और ओजोन को मापते किस में है, ये बहुत पूछता है। जैसे पानी को लीटर में नापते हैं ना, ऐसे ही ओजोन की यूनिट होती है डोबसन, ठीक है। अभी जाना मत, अभी देखो एक और बताओ। अब अर्थ डे कब मनाया जाता है, अब डे की बात हो गई तो कर ही लेते हैं। चलो पहले वाटर डे बनाओ। देखो वाटर डे मनाया जाता है 22 मई को, ठीक, सॉरी 22 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। अर्थ डे बताओ अब, अर्थ डे याद करो। अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, याद रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और ये अर्थ डे हो गया आपका। उसके बाद आप बताओ बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे। अब आप कहोगे सर बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, ये बहुत पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये पूछता है, ये हम इसका आंसर होगा 22 मई को। और पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस याद रखना 24 अप्रैल को। और राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस याद है आपको 30 मार्च को। तो ऐसे ही जब भी कोई डे आए तो सारे के सारे को याद कर लिया करो। इसके अलावा यहाँ तक कुछ भी आपको दिक्कत आई है किसी आंसर में, कमेंट में कोई मतलब सॉरी कोई भी दिक्कत है, इशू है, तो सीधा सीधा कमेंट कर देना, नो टेंशन, है ना। उसमें हम जो होगा इशू बता देंगे। ये पहला पार्ट था, ऐसे ही 3 और आएंगे, उसमें भी बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। पूरी चीज़ें कंप्लीट है, मोस्ट चांस है कि यहाँ से रिपीट होगी क्वेश्चन। तो आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।